नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे मित्र राजू पारुलेकर जी। राजू भाई, खूब स्वागत है आपका टीसीएच पर। अभी देश की राजनीति जिस तरह से चल रही है, महाराष्ट्र उसमें एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। फिलहाल की कंडीशन ये है कि छत्रपति शिवाजी की जो मूर्ति गिरी थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी बयान आने शुरू हो गए हैं। नितिन गडकरी जी का बयान आया है कि अगर स्टील का बना होता वो पुतला तो कतई नहीं गिरता। सीधी सी बात है कि वो सीधा हमला कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस और जो इस समय वहां पर महाराष्ट्र में सरकार है उसके ऊपर सीधा हमला कर रहे हैं, और बच बचा के हमला कर रहे हैं नरेंद्र मोदी पर भी, क्योंकि ये सारे लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। साथ में माधवी बुच को लेकर जो तूफान है, जो सारा का सारा खुलासा लगातार हो रहा है, खास तौर पर आईसीआईसीआई बैंक का जो मामला है वो बेहद मजेदार है। आईसीआईसीआई बैंक सामने आया, माधवी बुच ने कोई जवाब नहीं दिया है, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक सामने आके कहता है कि वो उनका पेंशन फंड है। और मजेदार बात यह है कि 70 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि तनख्वाह आदमी को जितनी मिलती थी उससे ज्यादा पेंशन मिल रही है। मैंने भी नौकरी की है, तो तनख्वाह की आधी पेंशन मिलती है, लेकिन यहां तनख्वाह की तकरीबन 4 से 5 गुना पेंशन मिल रही है। और सुभाष चंद्रा, जो बेहद खास रहे हैं सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से राज्यसभा मेंबर बने हैं, वो भी कूद पड़े हैं। लेकिन एक नई टेक्निक ये आई है कि आरोप लगाते रहो, हम जवाब ही नहीं देंगे, आरोप अपने आप ठंडे पड़ जाएंगे। अब कोर्ट में ये मामला जा सकता है, नहीं जा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जो काम एक जमाने में अखबार किया करते थे, हमें याद है बोफोर्स की डील पर सबसे ज्यादा कहीं कुछ आया था तो जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस में आता था, और लगातार आता था, रोज आता था। ऐसी खोजी खबरें आती थी कि हम लोग उस जमाने में इंतजार करते थे कि बस अखबार आए, देखें आज नया क्या है, क्योंकि टीवी और व्हाट्सएप और बाकी सारी चीजें तो थी नहीं। आज वो काम एक पॉलिटिकल पार्टी कर रही है और उसका जवाब देने आ भी नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी। इसी बीच में हरियाणा चुनाव के लिए जिस तरह से टिकट मिले हैं, उसमें जिस तरह से आप एक तमाशा देखते हैं कि जिस परिवारवाद का विरोध करते थे, उस परिवारवाद का इतना बड़ा एग्जाम्पल शायद अभी तक किसी राज्य में नहीं मिला था। ये सारा कुछ तो चल ही रहा है। साथ में शिवाजी को विवाद में खींचने के लिए शिवाजी ने सूरत पर हमला किया था कि नहीं किया था, सूरत की लूट की थी कि नहीं की थी। अब छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर यह बहस है। 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी ने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत में कोई लूट नहीं की थी। हालांकि उन्हीं के पार्टी के फडणवीस साहब, नारायण राणे, ये सारे लोग कर रहे हैं। एक और बात कह के मैं सीधे राजू भाई को बुला रहा हूं। और इन सबके साथ महाराष्ट्र में चुनाव कब होंगे, उसके पहले किस तरह का गठबंधन बनेगा, इसको लेकर भी तमाशा अपने एकदम पीक पर है, तमाशा जारी है। राजू भाई, सवाल नहीं मैं कोई पूछ रहा हूं, पहला मैं कभी सवाल नहीं पूछता हूं, आपकी एक लंबी टिप्पणी चाहता हूं इन सब विषयों पे। सर, महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे देखा जाए तो आप लोगों की या जनता की जो इच्छा देखें या मर्जी देखें तो आपको पता चलेगा कि महाराष्ट्र में भी हरियाणा से अलग स्थिति नहीं है। यहाँ पर भी लोग सरकार बदलना चाहते हैं। एंटी इनकम्बेंसी एक बात है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वो जो बदलापुर में हुआ उसके बाद भी निरंतर होता रहा, और पुणे में तो अब दिन दहाड़े खून होने लगे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, फिर भ्रष्टाचार जिस लेवल पे गया है सर, यहाँ पर जो सॉल्ट लेक है वो भी अडानी को दिए गए हैं, जो धारावी डेवलपमेंट के मामले में। तो ये से कॉम्प्लेक्सिटीज है। और ये माधवी बुच का मामला जिसका आपने जिक्र किया शुरू में, वो मामला भी महाराष्ट्र में ही हो रहा है। तो सारा सारा महाराष्ट्र बहुत यानी उनको लगता है कि एक दो बातें हैं। एक तो लगता है कि ये देशद्रोह चल रहा है, और दूसरा ये लगता है कि ये गुजरात कार्टेल हाईजैक कर रहा है देश को। और महाराष्ट्र को खासी जानकारी है गुजरात के, अगर ऐसे कार्टेल बनते हैं तो उनकी। महाराष्ट्र गुजरात के साथ हमेशा खड़ा रहा, जब गांधीवाद और गांधी जी उन गुजरात के लिए खड़े, गुजरात से खड़े हुए। लेकिन मोरारजी देसाई के टाइम में भी महाराष्ट्र के 106 हुतात्मा हुए, तब मुंबई महाराष्ट्र को मिली। तो वो सारी हिस्ट्री आप छुपा नहीं सकते। तो इसके ऊपर 2014 में जब आप हिस्ट्री पे चले ही गए हैं तो सूरत वाला किस्सा भी हमारे दर्शकों को सुना ही दीजिए, सर, जिसको सूरत लेकर वाला आपको तो पता ही है, जिसको लेकर तमाशा चल रहा है। आप तो खुद उसके पार्ट रहे हैं, आपने जवाब दिए हैं। तो मैं याद दिला दूं दोबारा से कि कहा यह जा रहा है कि सूरत को छत्रपति शिवाजी महाराज ने लूटा था, नारायण राणे ने कहा, उसके पहले जगन फडणवीस ने कहा, और नरेंद्र मोदी इसको झुठलाने की कोशिश करते हैं। हकीकत क्या है राजू भाई से सुन लीजिए।
देखिए दो दो नहीं सर, नारायण राणे ने ये कहा कि मैंने बाबा साहब पुरंदरे की किताब में सूरत लूटी है ऐसा पढ़ा है। उसने उतना बचाव किया कि मेरे को कुछ नहीं मालूम, मैंने वो बाबा साहब पुरंदरे पढ़ा है। वो भी एक यानी स्टेटमेंट में वो फिसलन वाली बात है। लेकिन 2014 में यहाँ पर एक मनोहर कुलकर्णी नाम के आदमी है सांगली में, उनको संभाजी भिड़े नाम से जीते हैं। तो उन्होंने बहुजनों को आरएसएस माइंडेड बनाने के लिए एक ब्रेन वॉश फैक्ट्री शुरू की है, उसका शिव प्रतिष्ठान नाम है। तो उन्होंने बुलाया था मोदी जी को पहले सभा के लिए। उस सभा को संबोधित करते हुए पहली बार नरेंद्र मोदी ने कहा कि सूरत को शिवाजी महाराज ने लुटा ही नहीं था, वो तो स्वराज्य का धन था लेके आए। फिर उस बात को देवेंद्र फडणवीस ने अभी उन्होंने फडणवीस जी ने अभी दोहराया कि सूरत को लुटा उटा नहीं था, वो लेके आए। लेके क्या आए सर मैं आपको यानी पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को पता चले कि क्या हुआ था। हुआ यूं था कि सर उस टाइम में करीब करीब 1665 में 16 तो महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज को ये पता चला कि वहां पर विरजी वोहरा नाम के एक बहुत बड़े व्यापारी थे, और वो सिर्फ मुगल नहीं लेकिन ब्रिटिश डच सबको कर्जा वर्जा देते थे और बहुत हाई रेट से कर्जा देते थे, और वो अच्छे बुरे नैतिक अनैतिक मार्ग से बहुत अमीर हो चुके थे। इतने अमीर कि मुगल सल्तनत जो थी मोगली, उनके लिए वो पैसा देते थे। जबकि गुजरात में औरंगजेब सूबेदार हुआ करते थे, शाहजहां के सूबेदार औरंगजेब हुआ करते थे। तो उस वक्त उनकी दोस्ती विरजी वोहरा से हुई। तो जब औरंगजेब, अब शाहजहां को भी कर्जा देते थे विरजी वोहरा, तो औरंगजेब का जब दाराशुको से पंगा हो गया और वो अपनी बादशाह के लिए वो दिल्ली चले गए, तब उनको लोगों को तोड़ने के लिए जो पैसे लगे वो भी विरजी वोहरा ने सप्लाई किए थे। इसलिए उस जमाने के अदानी थे क्या भाई साहब, राजू भाई, उस ऐसा लग जमाने रहा के है। अदानी थे आप क्या वो? देखिए कि देखिए कार्ल मार्क्स कितने दूरदृष्टि वाले थे, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, वो कहा है। तो महाराज इतने, लेकिन उस वक्त शिवाजी महाराज थे, आज नहीं है। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे हैं, उप मुख्यमंत्री पवार और फडणवीस है, वो कुछ नहीं करने वाले है सब। तो बात यह है कि वहां पर इनायत खान दिल्ली जाने के बाद, दिल्ली का बादशाह बनने के बाद सारी बंदरगाह दे दिए। सर आपको बताऊं कि सिमिलरिटी कितनी, सारे बंदरगाह सारी छूट विरजी वोहरा को मिली। विरजी वोहरा के पास सर अकूट संपत्ति थी। तो शिवाजी महाराज के ध्यान में ही आया, उन्होंने उस वक्त 10,000 का कर्जा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था सर। तो आप समझ लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी जिस आदमी से उधार लेती है, तो वो उस टाइम का क्या समझे हम लोग। तो भारत का इलॉन मस्क ही होगा, क्योंकि उस टाइम जीडीपी 25% था हमारा। तो शिवाजी महाराज 5 किलोमीटर दूर सूरत से जाके रुके, ठहरे, और उन्होंने मैसेज भेजा कि और भी व्यापारी थे गुजरात में जो मोगलियाई सल्तनत को और अंग्रेजों को मदद कर रहे थे, कि मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता, आप लोग इतना सामान और जो पैसा है वो मेरी सेना बढ़ाने के लिए और मेरे फोर्ट को, किलो को मजबूत करने के लिए लगेंगे, वो आप भेज देना। लेकिन ये इनायत खान के बल पर, इनायत खान ने बोला कुछ नहीं होता, ये शिवाजी वाजी क्या है, हम लोग मुगल यहाँ पर है। तो उसने कम आका विरजी वोहरा ने मैसेज भेजा शिवाजी महाराज को, जो नहीं देंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। 5 दिन शिवाजी महाराज ने वेट किया। 5 दिन के बाद इनको लगा कोई आने वाला नहीं। सर 5वें दिन सुबह मराठे सूरत में घुस गए, और उसके बाद 8 दिन तक सूरत जलती रही। यानी रात को दिन लगते थे क्योंकि आग लगी हुई थी सब जगह, और दिन को रात लगता था क्योंकि वो धुआं से सब अंधेरा हो जाता था। और विरजी वोहरा छुप गया इनायत खान की किले में, वो इनायत खान खुद भी छुप गया अपने ही से। तो इनायत खान की गड़ी को ऐसे खोद डाला, 6,000 किलो सोना मिला उस टाइम में, मोती माणक कितना सारे, यानी पैसे की अद्भुत संपत्ति उन्होंने, मराठों ने 8 दिन तक पूरी सूरत का, और जिन लोगों ने लाके दिए पैसे उनको छोड़ दिया। महिलाओं को हाथ नहीं लगाना है और बच्चों को, ये महाराज की वो थी, आज्ञा थी, और ऐसा करने की किसी ने कोशिश की तो उसका सर कलम किया जाता था। तो ये होने के बाद 8 दिन के बाद पूरा का पूरा सारा माल मसाला लेकर मराठे वापस आ गए महाराष्ट्र में। उस पैसे से उन्होंने फोर्ट्स, किले बनाए, अपनी अय्याशी नहीं की सर, 1 साल की तनख्वाह दी अपनी सेना की, और बाद में वो तंजावर तक जो गए अपने साम्राज्य को बढ़ाते, वो इसकी वजह से। ये यहाँ खत्म नहीं हुआ सर किस्सा, वो किस्सा और बड़ा है। वो विरजी वोहरा खड़ा हुआ उससे भी, क्योंकि विरजी वोहरा को दिल्ली की पूरी सपोर्ट थी ना। दिल्ली पहली बार जब शेयर मार्केट गिरती है फिर भी खड़ा होता है, क्योंकि आपको दिल्ली की सपोर्ट है, आप खड़े होते हो झूठ के बल पर।
तो सर फौलाद का मूर्ति जो है वो बनाने कर कुछ फायदा नहीं होता शिवाजी महाराज का, क्योंकि नींव सत्य की होनी चाहिए। यहाँ नींव असत्य की थी तो वो गिरने ही वाला था। तो 5 साल बाद वीरजी वोरा फिर से खड़ा हुआ था, क्योंकि औरंगजेब उसके सपोर्ट में था। सर 5 साल बाद शिवाजी महाराज फिर से गए सूरत, और ऐसी सूरत लुटी उस वक्त की। उसके बाद वीरजी वोरा जिंदा नहीं रह पाया। वो सर अपनी बीमार हो गया और मर गया सर, वो हार्ट अटैक से। यानी ऐसा कोई वो नहीं है स्पेसिफिक उनकी डिसीज का, वो नहीं है, लेकिन वो मर गया। उसके बाद वो उठ नहीं पाया। तो बात ये थी कि उसके बाद राजनीतिक परिणाम देखिए इसके और इकोनॉमिक्स पर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह समझ लिया कि सूरत सुरक्षित नहीं है, इसलिए बाद में उन्होंने बंदरगाह के रूप में मुंबई को विकसित किया। और मुंबई की जो पूरी उन्नति हुई उसकी वजह शिवाजी महाराज की ये 2 लूट थी। तो शिवाजी महाराज ने सूरत लूटी नहीं, ये कहना शिवाजी महाराज का अपमान है अपने आप। उसी के ऊपर मराठा साम्राज्य तो देश में फैला है, और वीरजी वोरा जैसे नैतिक अनैतिक मार्गों का वो करने वाले व्यापारियों को दहशत करी। उन्होंने महाराज ने और एक काम किया सर महाराष्ट्र में। सारे जो वतन थे ना, यानी सरंजामदार, यानी आज भी कांग्रेस की फ्यूडल लॉर्ड्स है, जैसे कि विश्वजीत कदम कहते हैं मैं सांगली का हूं, सांगली मेरी है। तो और भी यहाँ पर कुछ 40 फैमिलीज में सारा चलता है। ये शिवाजी ने सारा तोड़ दिया। सारे लोगों को पगार या तनख्वाह पे रखा, हर महीने का पगार मिलती थी। आपका कुछ नहीं है, जो है वह स्वराज का। और खुद भी वो महाराज अय्याश नहीं थे, वो खुद काम में ही रहते थे। नहीं तो इतने बड़े वो जिस फोर्ट पे आप जाइए आज भी लगते हैं कल बनाए हैं, इन्होंने 8 महीने में गिरा दिया उनका खुद की मूर्ति। उनका 350 साल सारे समुद्र में आप देखिए। तो सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग सारे देखिए आप कैसे खड़े हैं। तो बात यह है कि ये पैसा उन्होंने वहां इस्तेमाल किया, आज के नेताओं जैसा अय्याशी में नहीं किया सर। तो सारी बातें देखिए कि उनकी आयु में 50 साल की आयु में 30 साल उनको काम करने मिला। उस 30 सालों में ये सारी चीजें करना कितना मुश्किल है। इसलिए महाराज को हम मानते हैं। महाराज को इसलिए नहीं मानते कि वो अच्छे योद्धा थे, अच्छे योद्धा बहुत लोग थे। महाराज के सेनापति भी कम योद्धा नहीं थे। महाराज सिर्फ अच्छे योद्धा नहीं थे, उनको जनता की फिक्र थी। और वो ये जानते थे मैं जनता का ट्रस्टी हूं, मैं जनता का मालिक नहीं हूं। इसलिए वो पहले खत में यही लिखते, उनके खत मेरे पास है, मैं आपको भेज दूंगा। तो उसमें उन्होंने लिखा है, मोड़ी में है वो, तो उसमें लिखा है कि आप खेत में किसी भी किसान को सेना जाते वक्त तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक दाना भी आप उसको खराब नहीं करिए, क्योंकि किसान को पकाने के लिए बहुत टाइम लगता है। सर सरकारें ऐसी होनी चाहिए, जो जब लोकतंत्र नहीं था शिवाजी ऐसे थे। आज के टाइम में किसान आ रहा है बोले तो यहाँ पर रास्ते पे लोकतंत्र में हमको माधवी बुद्ध जी मिली हैं, और आपने भी राजू भाई नौकरी की है, मैंने भी नौकरी की है। पेंशन आधी हो जाती है, माधवी बुद्ध जी की 4 गुनी 5 गुनी पेंशन हो गई। बहुत सीधे सीधे क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी आप कहना चाहें वो निकला। और कांग्रेस ने जो पेपर्स लाके सामने दिए हैं वो किसी और देश में आए होते तो अभी तक सरकार पलट गई होगी, हंगामा हो गया होता। लेकिन ये जो एक नई पॉलिसी आई है कि हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, तुम लगाते रहो आरोप, कितना भी सही आरोप लगा लो, हम कुछ बोलेंगे नहीं। कोर्ट सुओ मोटो कोलकाता पे तो लेगा, लेकिन बाकी कहीं वो सुओ मोटो लेगा नहीं। कुछ दिन में नई खबरें आ जाएंगी, नए तमाशे हो जाएंगे, 2-4 लिंचिंग हो जाएगी, कुछ मुसलमानों को मार दिया जाएगा, कभी मुसलमान समझकर किसी ब्राह्मण को मार दिया जाएगा, तो थोड़ा बहुत शोर होगा। और इन सब शोर में असली खबर जो है, देश को लूटने की जो खबर है, वो दब जाएगी। आप माधवी बुच वाले मामले को कैसे देख रहे हैं? सर माधवी बुच वाला जो मामला है वो हिंडनबर्ग का दूसरा रिपोर्ट आया, उसमें भी एक बहुत बड़ा क्लैश ऑफ इंटरेस्ट था। एक तो ब्लैकस्टोन नाम की एक दुनिया भर में बहुत बड़ी रईस कंपनी है। ब्लैकस्टोन पैसे देती है बिजनेस चलाने के लिए, टेक ओवर करने के लिए। ब्लैकस्टोन के अपने भी कुछ उद्योग है। उसमें जो रियलिटी सेक्शन है, रियलिटी यानी जो बिल्डर, छोटी यानी लोगों को समझ में आने के लिए जो बिल्डर यानी बिल्डिंग जो बनाते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, वो वाली जो कंपनी है, उसके माधवी बुच के पति धवल बुच उसके सलाहकार रहे हैं, और वो खुद भी कुछ काल के लिए रही है। और ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि उनका रियलिटी बिजनेस ये सिर्फ मोडानी मॉडल है और बुचानी मॉडल भी है। सर उनका रियलिटी जो कंपनी है वो अडानी के साथ काम करे। अब धारावी से लेके जो सारी जमीनें महाराष्ट्र की ले रहे हैं वो ये कंपनी टेक ओवर कर रही है, और पैसे ब्लैकस्टोन के लेके हुए। तो अगर सेबी को साइफन किए हुए कंपनीज या साइफन किए हुए पैसे या फिर ये शेल कंपनी अडानी की, इसका इन्वेस्टिगेशन माधवी बुच के पास था, तो माधवी बुच जी को ये कहना चाहिए था नॉट बिफोर मी, कम से कम, क्योंकि कम से कम मैं इतनी अपेक्षा रखता हूं क्योंकि मेरे इंटरेस्ट उससे जुड़े हुए। उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया,
मैं ये मानता हूं कि उनकी अपॉइंटमेंट किसने की, ये भी एक रंजक बात है। उनकी अपॉइंटमेंट अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये दो ही लोग चलाते हैं और दो ही लोग उसका फायदा पाते हैं। वैसे दो ही लोगों ने उनको अपॉइंट किया था, तो ओनस उन पे ही है सारी बातों का। माधवी बुच का रिजाइन करना का मतलब मोदी और शाह को रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट का मतलब उनकी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है। मैं छोटी बात बताता हूं सर, तो उनको अपॉइंट करते वक्त आप बैकग्राउंड चेक करते हो और निरंतर करते रहते हो। आपके पास सीबीआई है, एनआईए, एनएसए, सारी चीजें हैं, तो आपको मालूम लेकिन होता है। लेकिन सुनो 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 सुनो, ये सीबीआई एनएसए वगैरह ये सब तो विपक्ष के ऊपर लगी है, ये सब तो तोड़ के घर ले आने पे लगी है, ये सब तो प्रधानमंत्री के लिए चंदा वसूलने पे लगी हुई थी, जो सुप्रीम कोर्ट में जो सारा कुछ देखा है। तो उन बेचारों पे दोष ना दो, वो पहले ही ओवरबर्डन है। हाँ, वो अभी अनिल देशमुख पे सीबीआई का वो हुआ ना, केस किया, वो तो सीबीआई बिजी है इसमें। और अडानी को जो कॉम्पिटिटर्स है मोनोपोली बनाने के लिए, और बिरला, उनकी सीमेंट कंपनी देनी है, तो सीबीआई इमीडिएटली बहुत प्यार से एफआईआर करती है। या जीवीके का जो मैटर, अब जीवीके का मैटर देखिए, आईसीआईसीआई बैंक ने जो जीवीके का मैटर में इंटरफेरेंस किया है, वो माधवी बुच होते हुए किया है। माधवी बुच पैसे ले रही थी और आईसीआईसीआई और सेबी दोनों जगह थी। तो जीवीके का एक तरफ ईडी ने दबाया गला और दूसरी तरफ से आईसीआईसीआई बैंक ने, और उन्होंने मुंबई एयरपोर्ट अडानी को दे दिया, बोला हमको इंटरेस्ट नहीं, आप ले लो। तो मोनोपोली बनाने के लिए, यानी आप समझिए, ये अडानी सिर्फ नहीं है, मोडानी है, और मोडानी ने बुचानी को बिठाया है यहाँ पर महाराष्ट्र में। तो इनका रेसिग्नेशन सिर्फ आईसीआईसीआई नहीं सर, यह ब्लैकस्टोन वाले मामले में ही बनता था। और रेसिग्नेशन नहीं सर, ईडी सीबीआई अभी तक उनके घर जानी चाहिए थी, तो वो गई नहीं। इसका मतलब ये देश, जो राहुल जी ने बहुत पहले कहा था, दो लोग चला रहे और दो लोग मजे कर रहे हैं, और चारों गुजराती है। और इसका परिणाम महाराष्ट्र की राजनीति पे भयानक हो रहा है सर। बीजेपी को नहीं मालूम या संघ को नहीं मालूम, मुझे नहीं पता, लेकिन महाराष्ट्र को ऐसे लग रहा है कि बीजेपी के नेतृत्व में, यानी एक्चुअली शिंदे के नेतृत्व में, बीजेपी जिसका मेन वो है पार्टनर, क्योंकि उन्होंने ईडी सीबीआई लगाकर इनको इकट्ठा किया, अजित पवार है, तो वो सरकार महाराष्ट्र को बेचकर गुजरात को सब दे रही है। असल में गुजरातियों का भी कोई हित नहीं हो रहा है सर। गुजराती जनता तो परेशान है। आप देखिए बाढ़ कैसे आई थी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे गई थी। वो गुजरात का मतलब गुजरात कार्टेल, जो मुंद्रा पोर्ट से बिजनेस करते हैं या जामनगर से बिजनेस करते हैं, उन्हीं के लिए सर सारे वन से शेर, हाथी जा रहे हैं, एक के लिए, दूसरे के लिए बंदरगाह एयरपोर्ट जा रहे हैं, और तीसरे सिंगापुर में ड्रम बजा रहे हैं सर, और चौथे ईडी सीबीआई किसी के पास भेजना है वो तय कर रहे हैं। ये ऐसा देश इतना ही चल रहा है। तो महाराष्ट्र की राजनीति पर आप ले गए, तो अभी चुनाव का मामला था, चुनाव अभी तक घोषित हो जाने थे, नवंबर तक हर हाल में चुनाव होने हैं, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ना कोई गठबंधन बना। अजीब अजीब से बयान आ रहे हैं, कभी अजित पवार, कभी एक बयान दो आए थे बड़े मजेदार, जिसमें एक मंत्री साहब कह रहे हैं कि एनसीपी के लोगों के साथ बैठने में मुझे उल्टी आती है, और बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सौतेला भाई है हमारा एनसीपी, जबकि शिवसेना हमारी सगा भाई है। जाहिर तौर पे टूटे वाले दोनों, जो उनके साथ, जिनके साथ उन्होंने सरकार बनाई है, उसके लिए कह रहे हैं। और उधर कांग्रेस में, पहले कांग्रेस वाला जो गठबंधन है, उसमें पहले उद्धव ठाकरे आके कहते हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा उद्देश्य इस सरकार को हटाना है। उसके बाद एनसीपी की लीडर सुप्रिया सुले कहती हैं कि हमारा मुख्यमंत्री पद में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कांग्रेस और शिवसेना में से जो चाहे बन जाए। यानी वो लोग किसी भी लेवल पर समझौता करने, किसी भी लेवल पर इस सरकार को हटाने के लिए तैयार है, और इधर से वो तैयारी दिख नहीं रही है। मैं तो आपको बात बताता हूँ शॉर्ट में सर। ये बीजेपी और अजित पवार एनसीपी का जो गठबंधन है, उनमें अंडरस्टैंडिंग हो रही है। ये अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि सेफोलॉजी के हिसाब से लोकसभा चुनाव में अजित पवार को जो वोट मिलने थे वो ट्रांसफर नहीं हुए बीजेपी को, जहां बीजेपी का उम्मीदवार था, या शिंदे शिवसेना को, ना ही इनके वोट उनको ट्रांसफर हुए। तो इनका आंकड़ा का गणित ये है कि अगर अजित पवार अलग लड़े तो महाविकास आघाड़ी को नुकसान हो सकता है, इससे महायुति को फायदा हो सकता है, इसलिए ये सारी नौटंकी चल रही है। वरना ऐसा कौन बोलता है उल्टी हो रही है वगैरह, ऐसा सार्वजनिक जीवन में कोई बोलता नहीं, और इतना मूर्ख भी नहीं है वो। इतने पैसे कमाए हैं, इतनी ईडी वीडी की केसेस से डर कर यहाँ आए हैं, तो होशियार तो होंगे ये लोग। तो सर अपनी हित तो समझते हैं, जनता का नहीं समझते, लेकिन अपना हित तो समझते हैं। तो समझ लीजिए कि ये सारी बातें इसलिए हो रही है, ये कवायद इसलिए हो रही है कि ऑर्गेनिक लगे ये टूट। यानी अजीत दादा को गुस्सा आया, फिर वो चले गए, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है सर। ये अंडरस्टैंडिंग ये है कि अजीत दादा या तो प्रकाश आंबेडकर के साथ हाथ मिलाकर लड़े या अकेले लड़े, ताकि महाविकास आघाड़ी को डेंट आ जाए, वो
पवार गुट के और कांग्रेस के वोट खा सके, और कुछ हद तक उद्धव ठाकरे, ये एक बात है। दूसरी बात, वहां पर जो महाविकास आघाड़ी का जो रोजी पिक्चर आप दिखा रहे हैं, यानी देख रहा है देश, उतना रोजी है नहीं सर। इसमें एक पेच है, और वो है कि शरद पवार का अडानी प्रेम। सर मुझे बताइए कि ये धारावी और 13 जो जमीनें दी हैं, उसके ऊपर शरद पवार का क्या अप्रोच है? ये सबसे अहम मसला है, जिसके लिए आप दोषी मानते हो मोदी, शाह, अडानी, अंबानी को। वही चीज पवार अगर करेंगे तो आप क्या स्वस्थ शांत बैठेंगे? और राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन, यहाँ तक कि खुद उद्धव ठाकरे ने बोला है, और वर्षा गायकवाड़ का जो चुनाव था, वो वर्षा गायकवाड़ ने जीता, उसका वजह भी खुद उद्धव पवार थे, क्योंकि उन्होंने पूरी ताकत लगाई। तो धारावी के ऊपर हम समझौता नहीं करेंगे, ऐसा कहना पवार साहब कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि पवार और शिंदे साहब में ये बात होती है कि अडानी को सुविधाजनक कैसे किया जाए, क्योंकि अडानी का और पवार साहब का गठबंधन जो है वो अमर है। अब पवार अगर सार्वजनिक तौर पर ये बोलते हैं कि मैं अडानी से आज से कोई रिश्ता नहीं रखता राजनीतिक रूप से, मेरे पर्सनल जो रिलेशन है वो रहा है, धारावी के मामले में जो इंडिया गठबंधन कह रही है वही मैं मानूंगा, राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो अडानी के बारे में फॉलो करूंगा, ऐसा पवार कतई नहीं कहेंगे। तो ये खेल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और अभी भी देश का राजा अडानी है, और महाराष्ट्र का राजा भी अडानी है, गुजरात का राजा तो है ही है। तो शिवाजी कहाँ हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज कहाँ हैं अगर अडानी है तो? उनकी मूर्ति थी, वो नहीं है, उनकी मूर्ति थी, और उनका जो मूर्ति का जो गिरना है, जो मैंने पहले भी कहा कि गडकरी जी अपना स्कोर सेटल करने के लिए कह रहे हैं कि वो लोहे की होती है, फौलाद की होती तो गिरती नहीं। सर नींव जिसकी असत्य पे खड़ी है, या नींव जिसकी पक्की नहीं है, वो फौलाद का प्लेटिनम बनाओ आप, गिर जाएगा। इनकी नींव असत्य पे खड़ी है। नहीं, मेरा सवाल, सर गडकरी जी फौलाद के रोड बनाए, रोड देखिए, रोड मंत्री है ना वो रोड क्या बना रहे हैं, उनके रोज के नए भाषण। सर वो एक सॉफ्ट, यानी गुड कॉप बैड कॉप में वो गुड कॉप है सर, खेल वही है आरएसएस का, क्योंकि उन्होंने जो बोली उनको बोलने में हंसी मजाक, प्यार, मोहब्बत सब जो दिखती है, क्योंकि मैं आपको बोलता हूँ, महाराष्ट्र का राजनीति को एक पहलू ये भी है कि गडकरी और पवार साहब बहुत करीबी दोस्त है, और दोनों के फडणवीस दुश्मन है महाराष्ट्र में। यहाँ अमित शाह जी को फडणवीस का ऊपर आना मंजूर नहीं है, क्योंकि वो नंबर 2 सेम एज के हैं, दिखते नहीं है लेकिन सेम एज के हैं, करीब 3-4 साल ज्यादा होंगे, 5-6 साल, तो वो पीढ़ी के हैं। तो फिर उनको लगता है कि नंबर 2 का कोई, यानी जैसे कि शिवराज सिंह चौहान हो, योगी आदित्यनाथ हो, या देवेंद्र तो पढ़ा लिखे हैं, वो विदेश जाकर दिख सकते हैं, तो फिर और आरएसएस के भी प्यारे हैं, नागपुर से हैं, तो उनको थ्रेट लगती होगी। तो वो चाहते हैं कि गडकरी बोलते रहे ये सब, गडकरी चाहते कि पवार से दोस्ती रहे, पवार चाहते फडणवीस बाजू हो, भले गडकरी है, मुझे फर्क नहीं। देखिए 2014 से लेके आज तक पवार साहब ने कितनी बार बाहर से बीजेपी को सपोर्ट किया है, नागालैंड से लेके महाराष्ट्र तक, आप चेक करिए। 2014, 2019, बीच में 2017 में भी गए थे, फिर एक बार वो सुबह का शपथ हुआ था, उसमें उन्होंने अचानक हाथ ऊपर कर दिए। लेकिन पहली बार देवेंद्र फडणवीस जी के मैंने इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने कहा कि ये डिस्कशन में पवार साहब शामिल थे, उनका अनबन जो थी वो अमित शाह साहब से हुई, कुछ मुद्दों पर नहीं जमा, उनको लगा नहीं कि उसमें शिवसेना है, उनको पूरा आधा आधा चाहिए था, इसलिए वो हो नहीं पाया। और फिर फडणवीस ने ये किया कि शिवसेना को मुंबई इलेक्शन में, जो महानगर पालिका सबसे अमीर है, उस महानगर पालिका इलेक्शन में फ्री हैंड दे दिया, पवार नहीं चाहते थे वो। तो वो सारी चीजें जो हैं वो देखकर आप समझ लीजिए कि पवार की राजनीति भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है, वो भी अडानी रिलेटेड है। तो इंडिया गठबंधन का रास्ता भी इतना आसान नहीं है जितना ऊपर से दिखता है। और अंबानी की शादी में ठाकरे भी बहुत प्यार से भाई जैसे जाते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि अब ये कलयुग जाएगा और सत्ययुग आएगा अगर इंडिया गठबंधन आता है तो बस राहुल गांधी पे आप भरोसा कर सकते हो, उसके पार्टी के लोगों पे भी नहीं कर सकते सर, ऐसी हालत है। इतना अंदर से इन्होंने दीमक की तरह अंदर से खोखला बना दिया है देश को।
इसके बाद क्या सवाल पूछा जाए? इसके बाद सवाल यही बचता है कि चलिए सब कुछ ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में जो इलेक्शन होने वाले हैं उनको आप कैसे देख रहे हैं, उससे आप समेट दीजिए, क्योंकि ये आपने लगभग कंक्लूजन दे दिया कि कुछ भी बदलने वाला नहीं है। क्या वाकई कुछ भी नहीं बदलेगा इंडिया की? अगर मान लीजिए वहां पर महाविकास आघाड़ी आती है तो क्या कुछ भी नहीं बदलेगा, सब ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ, महाविकास आघाड़ी आएगी तो बदलेगा, लेकिन कांग्रेस का यहाँ सीट संख्या में ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का ऐसा दबंग या दमदार नेता नहीं है कोई। जैसे शिवसेना के पास एक चेहरा है उद्धव ठाकरे, वो दबंग दमदार है कि नहीं वो बाद में पता चलेगा। अब एनसीपी शरद पवार के साथ तो शरद पवार बहुत बड़े नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। मेरे मन में भी कोई दुविधा नहीं है कि शरद पवार देश के एक सबसे बड़े नेताओं में से एक इतिहास में पूरे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस के पास नंबर्स भी आएंगे तो लीडरशिप की किसके पास है कि जो हैंडल करेगी। देखिए आपको मैं एक बताता हूँ, लीडरशिप राहुल जी को ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे उन्होंने मुंबई में वर्षा गायकवाड़ को ढूंढ के बनाया अध्यक्ष, तब जाकर मुंबई के कांग्रेस में जान आ गई, तब जाके अडानी के खिलाफ आंदोलन होने लगे। तब तक सब देखिए आज तक का महाराष्ट्र कांग्रेस का आपने पूरा विधानसभा के इतिहास में पूरा पढ़ी है, उसमें अडानी के ऊपर कंसिस्टेंटली, जैसे देवेंद्र फडणवीस लीडर ऑफ ऑपोजिशन हुआ करते थे, विरोधी पक्ष नेता, तब जैसे बात करते थे एक बात लेकर कंसिस्टेंटली उसको फॉलो अप करना, वो किसने किया है? देखिए ये सारे दूसरे लोग जो है वो वही देखिए किसने किसने कांड निकाला है। बीजेपी के इतने कांड हुए सर, एक तो उसके लिए अध्ययन चाहिए, आपको बुद्धि चाहिए, तीसरी नेतृत्व क्षमता चाहिए, और चौथा आपका चरित्र साफ सुथरा चाहिए, और पांचवा आजादी के लिए जेल जाने की तैयारी चाहिए। ये पांच चीजें जिसके पास है वो नेता बन सकता है कांग्रेस में। यहाँ पर वो पांचों चीजें है, ऐसा कांग्रेस का कोई नेता मुझे मालूम ही नहीं है सर। इसलिए मुझे ऐसा लगता है नंबर के बल पर राहुल गांधी ये होने नहीं देंगे बुरी चीजें, और उद्धव ठाकरे शरद पवार से राहुल गांधी पे ज्यादा भरोसा करते हैं, ये मैं आपको बता सकता हूँ। इसलिए ये दोनों पार्टियां जो हैं वो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो ठीक करने की कोशिश करेंगे। बस उद्धव ठाकरे जी चाहेंगे कि आदित्य ठाकरे का कहीं अच्छी तरह से सेट हो, लेकिन बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। लेकिन एनसीपी शरद पवार का मैं कोई भरोसा नहीं दे सकता सर, जब तक पवार साहब खुलकर, और पवार साहब बोले तो भी क्या है सर, आज तक कितनी बार वो बोले हैं और वो हुआ नहीं है। जब जिसके साथ है उसके साथ वो है भी या नहीं है, वो दिन भर वो रात भर वो सोचता रहता है। अगर शरद पवार के सपोर्ट पे कोई गवर्नमेंट आती है तो वो आदमी रात में सोता नहीं है कि रात को साहब ने तो नहीं सपोर्ट खींच लिया। तो ये तो सर 50 साल की उनकी पूरी ये रही है। तो अब ये तो अडानी का मामला तो बहुत बड़ा मामला है। जबकि सर आपको एक बात बताता हूँ, क्लियर आप समझ लीजिए, मैं अपनी तरफ से क्यों बोलूं, पवार साहब के बारे में मैं बहुत आदर करता हूं उनका। सर जब अडानी ने चैनल लिया एनडीटीवी, तब संजय पुगालिया को पवार एकमात्र नेता है देश के बड़े जिन्होंने खुद जाके इंटरव्यू देके कहा कि जेपीसी की कोई जरूरत नहीं। उनका मानना यह है कि आज भी जेपीसी की कोई जरूरत नहीं, अडानी कोई भ्रष्टाचार नहीं। रोहित पवार उनके भतीजे, उन्होंने भी यही कहा कि अरे अडानी तो अच्छा आदमी। आप सुप्रिया जी को पूछ के देखिए कि अडानी के खिलाफ कुछ सवाल, वो बोलती है कि देखिए आप ट्राई करिए। मैंने बाद में इंटरव्यू नहीं किए हैं इनके, और मैं अभी कर नहीं पाऊंगा शायद, मैं इंटरव्यू करना कम किया नहीं बहुत, लेकिन अगर करता तो ये सवाल पहला है और आखिरी सवाल भी मेरा यही है, क्योंकि बाकी तो पवार साहब के बारे में मैं खुद अच्छा लिख चुका हूँ, इंटरव्यू कर चुका हूँ और बहुत सारी बातें हो चुकी है। उनका एक किताब लिखना है उनके ऊपर, वो भी मैं लिखूंगा। लेकिन ये अडानी वाले मामले में उनकी आखिरी राय क्या है वो मुझे जानना है, वो मुझे नहीं मिल रही है सर। एक बार आप भी पूछ लीजिए उनके घर के किसी भी सदस्य को। आजकल चाणक्य उसी को कहा जाता है जिसकी आखिरी राय किसी को पता नहीं होती है। जो आखिरी पत्ता होता है वो अपना छुपा के रखता है, सब दिखता रहता है लेकिन फिर भी छुपा के रखता है, और भारतीय राजनीति वहीं पर है। कुछ दिन पहले चंद्रबाबू नायडू के बारे में भी बहुत सारी चीजें नहीं कह सकते थे। बिहार में नीतीश कुमार के पास कोई आखिरी पत्ता है कि नहीं है, और है तो क्या है वो कोई नहीं जानता है। चिराग पासवान का पहला पत्ता हनुमान का है, आखिरी विभीषण का होगा कि नहीं होगा ये कोई नहीं जानता है। तो मुझे लगता है कि शरद पवार चूंकि बड़े नेता हैं तो उन पर उनकी बात ज्यादा दिखती है, लेकिन भारतीय राजनीति राजू भाई कमोबेश वहीं पर है जहां किसी का आखिरी पत्ता किसी को पता नहीं है। और ऐसे में ही राहुल गांधी एक ऐसे नेता की तरह दिखाई देते हैं जो अपनी स्लीप पर अपनी सारी बातें लेके चलते हैं, खुल के बोलते हैं, डंके की चोट पर बोलते हैं। बहुत बार उसका नुकसान भी होता है, बहुत बार उनको इमेच्योर
मैच्योर कहा जाता है, लेकिन कम से कम ये पिछले 10 सालों से 15 सालों से देखते हुए हमको पता है कि उस आदमी के दिल में जो है वो जबान पर भी है, और इसीलिए शायद कहा जाता है कि उनको राजनीति नहीं आती। राजनीति इस समय धोखा देने, झूठ बोलने और असलियत को दिल में छुपाकर जबान पर कुछ और रखने का नाम हो चुकी है। लेकिन अब ठीक है, ये ऐसा समय है। और एक बात और बोल लूं, फिर आप ही खत्म कर दीजिएगा, कि वीरजी बोरा तो हर काल में होते रहे हैं, लेकिन एक छत्रपति शिवाजी महाराज मिल जाते हैं जो वीरजी बोरा को उसकी औकात दिखा देते हैं। हमारे समय के वीरजी बोरा के लिए छत्रपति शिवाजी कौन बनेगा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल हमारे पास बिल्कुल नहीं है। राजू भाई कुछ कहना चाहते हैं, उनको सुन के बात खत्म करते हैं। सर, जो राहुल गांधी जी के बारे में जो कहा जाता है, वो वही महात्मा गांधी जब शुरू में आए 1920 में, उन्होंने चरखा वगैरह शुरू किया बाद में, तब लोग यहाँ बहुत लोग कहते थे कि यार चरखा चला के क्या स्वराज लेंगे आप, तो चरखा चला चला के स्वराज लेंगे। और लोग गांधी जी के प्रति बहुत प्यार करते थे, बहुत उनसे लगाव महसूस करते थे, क्योंकि उनको लगता था ये अपनी भाषा बोल रहा है। और वही हिस्ट्री रिपीट्स अगेन सर, वो वही भी कार्ल मार्क्स दिखता है सर। राहुल गांधी वही कर रहे हैं, लोगों का जज्बात है। महात्मा गांधी के सेकुलर और प्रैक्टिकल होने पर सबसे ज्यादा सवाल किसी ने उठाया था तो मोहम्मद अली जिन्ना, बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने उठाया था, जो बाद में उस जमाने में अपने मतलब प्रिंस ऑफ सेकुलरिज्म कहे जाते थे, और अंत में इस देश में सेकुलरिज्म को खत्म करने की कोशिश करने वालों में, इस देश को कम्युनल दंगों के गड्ढे में डाल देने वालों में सबसे बड़ा नाम कोई लिया जाएगा तो उसी का लिया जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना का। और वो गांधी के सेकुलरिज्म और गांधी के प्रैक्टिकल होने पर दोनों पर सबसे तीखे सवाल उठाते थे, बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। सावरकर तो खैर बहुत बाद में, सावरकर तो बहुत बाद में आए, 1909 में चले गए थे, उसके बाद 1937 में जाके आजाद हो पाए, तो उनके कहने का कोई खास महत्व नहीं था। लेकिन हाँ, गांधी से नफरत और कुंठा में तो सावरकर भी उतने ही बड़े थे, उतना ही ज्यादा थे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग जब भी बातें करते हैं तो जाहिर है इतिहास के भी रेफरेंस आ जाते हैं और भी बहुत सारे रेफरेंस आ जाते हैं। रोचक बनाने के लिए फालतू की बातें करना, फालतू की कंट्रोवर्सी उठाना, ये गिर रहा है, वो बन रहा है, ये सब करना ना राजू भाई सीख पाए ना मैं सीख पाया। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके बावजूद आप लोग गौर से देखते हैं, गौर से सुनते हैं। सुनते रहिए, देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। जब भी कोई खास बात होगी हम एक साथ फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।